गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 10 का, बिहार बोर्ड का। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का नाम होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए, हम पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले सर्कल। तो देखो बच्चों, सर्कल मतलब वृत्त। वृत्त में होता है एक बिंदु जिसको कहते हैं केंद्र, इसको बोलेंगे केंद्र। इसको कोई से भी आप डिनोट करें, ओ से या सी से, इसको केंद्र बोलते हैं। समझ गए? तो हॉट सेंटर। वृत्त होता है जो बहुत सारे बिंदु से मिलकर बने होते हैं। डॉट डॉट बिंदु बनाइए और ढेर सारा वृत्त को पाइए। ये समझ गए? तो वृत्त है जो बहुत सारे बिंदु से मिलकर बने हैं। समझ गए होंगे? अब देखिए कि वृत्त को केंद्र से, अब वृत्त के किसी बिंदु पे, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पे मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसको बोलेंगे रेडियस, त्रिज्या। क्या बोलेंगे उसको बच्चों? वृत्त की त्रिज्या। डिफिनेशन बात रहा, तो डिफिनेशन आपको शॉर्ट वीडियो में कॉपी पे लिख के दिखाए थे, इसमें से लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब कोई सवाल पूछेंगे तो अब आपको जवाब देना होगा। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये एक रेखाखंड है, वाली रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट है। अब आया बच्चों, रेखाखंड किसे कहते हैं? तो थोड़ा सा जान लेते हैं। दोनों तरफ से जो बंद रहता है उसको रेखाखंड बोलते हैं, इधर से भी और इधर से भी। उसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। रेखाखंड। ऐसे ही इसको क्या बोले? किरण। एक तरफ से निकला और दूसरी तरफ से फैल रहा, उसको किरण बोलते हैं। जैसे सूर्य का किरण हम लोग देखते हैं। लेकिन रेखाखंड क्या होता है? दोनों तरफ से बंद, तो इधर से भी बंद, इधर फिक्स हो गया बंद। तो इंग्लिश में a line segment relate to center of circle from another circle of point। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। जैसे वो फिगर इधर बना लिए। अब देखिए, ये है वृत्त का केंद्र। अब इसमें बच्चों कहीं भी मिला, ये भी वृत्त का त्रिज्या हो गया, ये भी 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 त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। ये सब क्या है? वृत्त का त्रिज्या। वृत्त को त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। किससे? आर से, कैपिटल या स्मॉल आर से सूचित करते हैं। अब समझ गए होंगे? करते हैं। इंग्लिश में क्या हो गया? रेडियस। तो वृत्त, एक वृत्त में कितने त्रिज्या होंगे बच्चों? तो अनंत। एक वृत्त में कितने त्रिज्या होंगे? तो अनंत हो गए। देखिए, ये भी त्रिज्या से ढेर सारा त्रिज्या खींचा जाएगा। ये वृत्त का त्रिज्या क्या हो गया? अनंत हो गया। क्या हो गया? अनंत सारा, बहुत सारा अनंत हो गया। चलो, ढेर सारा हो गया। तो समझ गए? वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से सूचित करते हैं। अभी क्या हो गया? एक रेखाखंड। तब बोलेंगे वैसी रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से
और वृत्त के किसी बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये समझ गए। अब हम लोग शुरू करते हैं, वृत्त का त्रिज्या किसे कहते हैं जान गए, लेकिन वृत्त किसे कहते हैं। सबसे सिंपल ये है कि वृत्त किसे कहते हैं, अब ये वाली बात आ गया। तो वृत्त का अनुसार एक बार चलने में तय कि इसका परिमाप होता है। कहने का मतलब वृत्त किसे कहते हैं, तो एक सेंटर से किसी बिंदु तक खींच ले उसको क्या बोलेंगे, वृत्त। अब देखिए आगे चलते हैं, सॉरी यहाँ पर वृत्त हो गया। अब देखिए त्रिज्या पढ़ लिया, यही त्रिज्या को आगे मिला देते हैं, मतलब वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, उसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, व्यास, इंग्लिश में डाई मीटर, तो इसको बोलेंगे व्यास, वृत्त का व्यास। तो सिंपल से जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसे वृत्त को व्यास कहते हैं, यानी इसको जीवा भी बोल सकते हैं। तो वैसा, फिर बताते हैं जीवा, वैसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो वृत्त का व्यास हो गया बच्चों, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे, डी से, मतलब जीवा का सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। तो जो केंद्र से, या तो जीवा ने लिखेंगे तो वैसी रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे जीवा कहते हैं। तो आप समझ गए, सॉरी, वैसी रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता है उसको क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास। बच्चों क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास। तो आप अभी देखिए क्या, त्रिज्या यहां तक था, व्यास इसको बढ़ा। अगर त्रिज्या अगला फिगर में देखते हैं, त्रिज्या यहां तक है, इसको आगे खींचे तो व्यास। तो कहने के मतलब हो गया कि व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना वृत्त की त्रिज्या, ये फार्मूला हो गया। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना वृत्त की त्रिज्या। क्लियर। त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाएगा बच्चों, व्यास। ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है, या केंद्र से होकर गुजर गया तब व्यास कहलाता है। समझ गए, आप लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाएगा, व्यास, और त्रिज्या क्या कहलाएगी, व्यास की आधा। तो दो फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या हो गया, d बराबर 2r, r बराबर d/2। d क्या हो गया बच्चों, व्यास, r क्या हो गया, त्रिज्या। चलिए ये हो गया आपका त्रिज्या और व्यास कंप्लीट। अब आगे चलते हैं जीवा की ओर। किसकी ओर, जीवा। जीवा कोड, जीवा किसे कहते हैं, तो सिंपल से समझ लो, जो केंद्र से होकर नहीं गुजरता उसको जीवा कहते हैं। जैसे ये भी जीवा हो गई, केंद्र हो गया वृत्त का, ये भी जीवा हो गया। समझ गए, जो केंद्र से होकर ना गुजरे, ये समझो अक्षांश देशांतर में क्या अक्षांश रेखा एक तरह से। तो जो केंद्र से होकर ना गुजरे उसे क्या बोलते हैं, जीवा। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसा रेखाखंड या लाइन रेखा जो वृत्त के केंद्र से ना होकर गुजरे, अर्थात वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मिले, या अपनी तरह से लिख दिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु वृत्त का मिल रहा है, लेकिन केंद्र से होकर गुजर नहीं रहा, उसको जीवा को लेंगे। अब समझ गए होंगे आसान सी भाषा में कि वृत्त का जीवा जो केंद्र से होकर ना गुजरे, किससे,
केंद्र से होकर ना गुजरे वो क्या कहलाएगा, जीवा। और वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगा बच्चों, व्यास। इसको याद रखना, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, याद रखना। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग जीवा पढ़ लिए, अब आगे चलते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। अब है छेदक रेखाएं। त्रिज्या हो गया छेदक, SKANT। तो सेकंड क्या, स्कैन क्या कहलाता है, वृत्त का। जैसे एक वृत्त लिया अभी फिर, और इधर से इधर, तो देखिए यहाँ पर लाइन को छेद किया, यहाँ पर किया, यह कहलाएगा छेदक रेखा। क्या कहलाएगा, छेदक। ए और बी क्या कहलाएगा बच्चों, छेदक। सेकंड लाइन कहला गया, समझ गए। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। मतलब दो वृत्त के दो केंद्र को अति करो, उसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसे क्या कहेंगे, छेदक रेखा। वृत्त के दो बिंदुओं प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब बच्चों समझ रहे हैं ना, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट, काटता है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या छेदक कहते हैं। तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे, छेदक कहेंगे। लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल ऑफ 2 पॉइंट्स। तो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे, छेदक कहेंगे। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे। यहाँ कट गया, ये ऐसे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे टेढ़ा कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं चाप। आलू वाला चाप नहीं, यहां पढ़ते हैं चाप, आर्क। चाप ये बच्चों आर्क, ये क्या कहलाएगा, जैसे एक वृत्त लिए और यहाँ पर एक वृत्त का केंद्र पढ़ चुके हैं, यहाँ से एक लाइन खींचा ऐसे, यहाँ से लाइन खींची, दोनों बीच का कहलाएगा चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप। जहां दो कट गया अब उसको मिलाने वाली रेखा को चाप कहते हैं। वृत्त एक सतत खंड, कंटिन्यूअस पीस को चाप कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, यहाँ पर ऐसे लिए और यहाँ पर ऐसे कट गया, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, चाप। ए और बी क्या कहलाएगा, चाप। ये क्या कहलाएगा, चाप। आप वृत्त का चाप समझ गए, वृत्त से रिलेटेड आप सारा चीज समझ गया। आप चलते हैं फार्मूला पर, वृत्त के फार्मूला पर, फिर पढ़ेंगे अर्धवृत्त। अब आगे देखिए, अब चलते हैं वृत्त की परिधि। परिधि से पहले बच्चों हम लोग को जान लेते हैं, हमारा एनसीईआरटी में कुछ दिया था, तो याद रखना पाई बराबर परिधि बटा व्यास। व्यास समझ गया, डायमीटर। लेकिन आप किसी को परिधि समझ में नहीं आ रहा होगा, परिधि क्या कहलाता है, तो सब वही पढ़ लेते हैं। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसे देखो, ये पकड़े और वृत्त को जहां तक घुमा दिए, अच्छा वृत्त नहीं बना, ध्यान देते हैं फिर से, एकदम ऐसे लिए और ऐसे घुमा दिए। अगर यहां से शुरू होकर फिर यहां पर गया तो वृत्त की परिधि कहलाएगा, मतलब परिमाप, पैरामीटर। अगर मान लीजिए यहां से शुरू किए
और यहाँ पर रुकता है, तो वृत्त की परिधि। एक चक्कर लगा दिए ना बच्चों, यहाँ से ये गया, यहाँ पर फिर से चल गया, फिर यहाँ पर आ गया ना, तो वृत्त की परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। समझ गया है? अब वृत्त की परिधि को सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से। इसका फॉर्मूला होता है सी बराबर, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है सी बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर कैसे हुआ अब बताते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। परिधि समझ गया ना? जहां से एक चक्कर घुमा ना, मान लीजिए यहां से घुमा, अब फिर यहाँ पर आ गया, तो वृत्त की परिधि कहलाएंगे। क्लियर? पाई का मान आर्यभट्ट ने दिए थे। आर्यभट्ट ने 476 से 550 ईस्वी, आपको याद दिया होगा एनसीईआरटी में, 476 से 550 के बीच में पाई का वैल्यू निकाले थे। पाई का वैल्यू निकाले थे जो आर्यभट्ट निकाले थे वो 3.1416, 3.1416। ऐसे आप 22/7 भी पढ़ते हैं। पाई एक क्या होता है? पाई एक क्या होता है जो देखते हैं। इन्होंने निकाले थे, आप पढ़ेंगे 6 to 8 to 3 2 पाई का। इन्हें क्या किया था? 6 to 8 to 3 2 को डिवाइड कर दिए थे 2000 से। बाकी आप बाद में करेंगे कैसे क्या करें, हमको याद रखना 3.14 ही पढ़ते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय किसे कहते हैं? अपरिधि। समझ गए? इसको हटाते हैं। अब पाई का, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कैसे है, किसे कहते हैं? जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं रहता। याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे इसका यूज करते हैं 3.1 चल के, वो अलग बात है। अपरिमेय संख्या क्लास 9 में और क्या पढ़े थे? दशमलव प्रसार अनुवांशनी। याद रखना, दशमलव प्रसार अनुवांशनी, या इसको क्या बोलते थे? नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते थे? अनावर्ती। याद रखिएगा, अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको दोबारा उपयोग नहीं करें, चलते जाए, कटे नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। अब जानते हैं ना, जो काटे नहीं, बार बार ले जा रहे, कट नहीं रहा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। समझ गए बच्चों? तो पाई एक अपरिमेय संख्या, एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन दे रहेगा पाई और नीचे दे रहेगा, तो क्या लिखेंगे? सीधे अपरिमेय संख्या, चाहे पाई का वैल्यू 22/7 हो, चाहे 3.14 हो। ठीक है? उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, इन्हें कि फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन वही एक दूसरा वैज्ञानिक थे हमारे भारत के, श्रीनिवासन रामानुजम, जिनका नाम पर 22 दिसंबर को हम लोग पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिकल डे मानते हैं। उन्होंने पाई का वैल्यू बहुत अंकों तक ले गए थे। उन्होंने पाई का वैल्यू बहुत अंकों तक ले गए थे। कौन? श्रीनिवासन रामानुजम। इन्हीं के नाम पे क्या होता है? 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। आप नाम सुने हो, श्रीनिवासन रामानुजम। ठीक है? इन्होंने पाई का वैल्यू बहुत दूर तक कैलकुलेट किए थे। पाई का मान लाखों स्थान तक ले गए। सोच रहे हैं, लाखों स्थान तक ले गए। समझ रहे हैं कितना बात होगा? एकदम 3.14131416 ऐसे करके लेके चल गया होगा, लाखों तक। समझ लीजिए, बहुत हार्ड था। अब हम लोग चलते हैं कुछ फार्मूले की ओर। तो फार्मूले जान लेंगे आज। तो वृत्त से संबंधित फार्मूले, तो वृत्त के त्रिज्या जान गए, व्यास जान गए, थोड़ा सा जानते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, देखिए नाम ही इसका है अर्धवृत्त। सबसे पहले वृत्त जान लेते हैं तो ठीक फार्मूला जानना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। मतलब एक वृत्त को ऐसे आपको एनसीईआरटी में बोला है, कैसे ले लिए?
इसको ऐसे से कर रहे थे, एक आयत के रूप में लेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। वृत्त का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया एक क्या यूनिट करते हैं, आई ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। अब अर्धवृत्त की बात किया जाए, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो इसको यहां पर ऐसा करके ऐसा कर दिए यार, सिंपल से वृत्त को आधा कर देते हैं हम लोग। वृत्त को आधा कर दिए, अब व्यास काट दिए, अरे मिला दिए, वृत्त का आधा। तो इसका वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही क्षेत्रफल मैंने ए, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2, आधा तो आधा कर दिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधा किए तो आधा कर दिए। ठीक है। अब परिधि, परिधि थोड़ा सा जानने में वक्त लगेगा। अब बच्चों हम लोग वृत्त की परिधि की ओर चलते हैं। अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, जो तो देखिए वृत्त की परिधि तो क्या पड़े थे बच्चों, C बराबर 2 पाई आर। देखिए बच्चों ये पूरा वृत्त हो गया। अब इसको हम पूरा वृत्त करके आधा काट दिए। ठीक है, तो ये तो दोनों का है, तो अभी क्या पड़े, तो फिर 2 पाई आर बाई 2, 2 से कट गया, तो ये तो पड़ गया, वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई आर। इसका क्या होगा कि 2 पाई आर बटा 2, तो 2 कट गया तो क्या हो गया पाई आर। लेकिन ये वाला कहाँ जाएगा, इसको भी तो जोड़िएगा। परिधि का मतलब क्या होता है, पूरा। तो यहां से यहां तक तो गए, तो ये क्या हो गया पाई आर, क्या हो गया पाई आर। जैसे यहां से टोटल गया तब ना 2 पाई आर हुआ, तो यहां से यहां तक तो गए तो क्या हो गया पाई आर। आइए क्या हो गया, या तो डी बोले या तो 2 आर बोले, तो 2 आर। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2। तो इसका अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिधि हो गया बच्चों C बराबर पाई आर प्लस 2 आर। कैसे हुआ आप समझ गए, आर कॉमन ले लीजिए तो पाई बाई पाई, आर कॉमन बाई 2, आप समझ गए। मान लीजिए कि इसको वृत्त है आपको, ठीक है, इसको आधा किए, तो ई पूरा चक्कर लगा, यहां से यहां तक चक्कर लगा, इसको क्या बोले 2 पाई आर। इसको लगा लिए थे हाँ। अभी अर्धवृत्त माने इस ई भी आ गया, ऐसे करके ऐसे आ गया, ई भी जुट गया, तो ये पूरा ऐसे चक्कर लगा रहे थे आप, पूरा ऐसे चक्कर लगाए, तो सिर्फ इसका नाम जोड़े थे 2 पाई आर, और ई भी जोड़ेंगे ना। अर्धवृत्त में क्या हो गया, ऐसे करके अर्धवृत्त, इसको भी यहां से यहां तक जाने को कहेंगे पाई आर, दूसरे घट गया, ये हो गया 2 आर, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना पर हो जाएगा। परिधि के मतलब होता है टोटल, जैसे आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप का मतलब क्या पढ़ते हैं, यहां से चल के एक चक्कर लगाए, जहां से गए वहां पर आगे, वो परिमाप हो गया पूरा। आधा तो ऐसे डिवाइड करेंगे, तो शायद परिधि समझ गए, पाई आर प्लस 2 आर। मेरे साथ दोहरा लीजिए एक बार, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब है एक बड़ा अच्छा आता है घूमते हुए चक्के के, एक इससे पहले एक और समझ लेते हैं, अर्ध समझ गए। अब कोऑर्डिनेट समझते हैं, 1/4, ये वृत्त को आधा किए, इसका 4 भाग किया, मतलब एक भाग, कोई भी एक भाग को निकालना है। मान लीजिए इस भाग को निकाल रहे हैं, इसे इसका अलग फिगर बना देते हैं, और इस भाग के तो कितना डिग्री एंगल बना रहा है 90। इसका क्या होगा क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या कहेंगे पाई आर स्क्वायर बटा, कितना भाग है 4 भाग में ना, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दिए क्षेत्रफल। लेकिन परिधि में ध्यान दीजिए, परिधि में यहां से गए यहाँ, फिर यहां से आए यहाँ, तब यहाँ, तभी परिधि कहलाएगा, तभी क्या कहलाएगा, तो अर्धवृत्त का क्या पढ़ते हैं, पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, प्लस क्या हो जाएगा 2 आर। कैसे, आधा ही हो गया, इधर आर इधर 2 आर, तो पाई आर बाई प्लस 2 आर,
और कॉमन ले लीजिए तो π/2 + 2 ये हो गया 1/4 का परिधि। 1/4 एक क्वाड्रेंट, इसका निकालिए चाहे इसका निकालिए चाहे इसका कोई भी एक पार्ट का निकालिए तो यही परिधि आएगा। अगर इसको पूरा निकालना है तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, आंसर वही आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो वही सेम के सेम हम लोग को आ जाएगा 2πr। ठीक है, अब करिएगा। अब आगे देखते हैं, अगले क्लास में हम लोग बच्चों वृत्तखंड और त्रिज्यखंड पढ़ेंगे। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, लेकिन वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के थ्योरी से पढ़ने से पहले हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कौन सा? तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 12.1। पहले हम लोग 12.1 पढ़ेंगे, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। 12.2 सॉरी, उसके बाद त्रिज्यखंड में, मतलब पहले 12.2 1 और 2 पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। वृत्त से संबंधित जो भी आपके पास थ्योरी था, जो भी मेरे पास था, वो थ्योरी आपको दे दिए। तो थ्योरी आज हुआ समाप्त। आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही। कल इसका हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली। ठीक है, और सॉरी एक और छूट गया, एक चीज और लिखाना था, वो लिखा लेते हैं। चक्का के एक पूर्ण चक्कर में तय की दूरी चक्का का परिमाप था। मान लीजिए एक चक्का वाला क्वेश्चन आता है, कल वो भी पढ़ाएंगे ना। तो चक्का के एक पूर्ण चक्कर, मतलब चक्का पूरा एक पूर्ण चक्कर घूम गया, ऐसे जैसे चक्का एक घूमता है ना, तो घूम गया। तो चक्का पूर्ण चक्कर द्वारा तय की दूरी कितना तय करेगा? तो एक वृत्त बनाएगा ना जी। एक चक्का पूरा घूमेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? एक वृत्त बनाएगा। तो वृत्त बना मतलब चक्का का परिमाप या परिधि। चक्का का क्या हो गया? परिधि। अब एक चक्कर पूरा घूमेगा ऐसे करके घूमा, ऐसे बढ़ते ऐसे चल गया घूमते, तो क्या होगा? ऐसे घूमेगा तो एक चक्कर लगाया ना, तो मतलब चक्कर का परिधि या परिमाप। सीधे फॉर्मूला में चलते हैं। इकाई समय में पूर्ण चक्कर की संख्या या चक्रों की संख्या को ज्ञात करना होगा डायरेक्ट। चक्रों की संख्या की के चक्कर में कितना लगा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। चक्रों की संख्या इकाई समय में तय की दूरी बटा परिधि। इकाई समय में जितना तय की गई दूरी बटा परिधि। समझ में आया? परिधि जितना दूरी तय किया, मान ली 5 मीटर 10 बटा परिधि C = 2πr। उसे डिवाइड करेंगे तो चक्रों की संख्या आ जाएगा कितना चक्का घूमा। मान ली कि यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे चक्का घूमते जा रहा है, ऐसे चक्का घूमते जा रहा है, तो घूमते जा रहा है तो एक वृत्त के साथ में जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है। कैसे? तो एक परिधि, फिर दूसरा चक्का रिवोल्यूशन लगाया होगा, चक्का वही रहेगा 2 परिधि, और यहाँ से यहाँ तक तय किया होगा दूरी। तो जो दूरी तय किया परिधि से इसको डिवाइड करेंगे तो चक्कर की संख्या आ जाएगा। तो बच्चों आज का थ्योरी समाप्त। कल हम जो चढ़ेंगे प्रश्नावली में 12.1 12.2, उसके बाद पढ़ेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। थैंक्स वीडियो देखने के लिए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर, आपसे मोटिवेट मिलता है। ठीक है, थैंक यू बोल चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।